हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुरु कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की क्लास में। और हम यहां पे देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर आपको पता होगा ये सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें लेसन नंबर 8 और 8 का आज 4 पार्ट है जो समाप्त होगा 8 लेसन आज इसी पार्ट के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, हम जेरेमी बेंथम को समझ रहे थे। और हाँ, जेरेमी बेंथम का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने उनके जीवन परिचय और इसके बाद वाले वीडियो में इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचार हैं उनको जाना था। तो आज कुछ बचे और भी महत्वपूर्ण विचार है जिसमें हम जानेंगे और इस वीडियो को एंड यहाँ पे करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इनके विचारों में देखते हैं दल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। यहाँ पे ये जो दल की जगह आप ध्यान रखना है कि दंड है, क्योंकि आपको पता होगा जो बेंथम है उसने एक लाइन कही थी, यानी इनकी जो फेमस लाइन है, अधिकतम लोगों का जो अधिकतम हित जहाँ पे होता है वही अधिकतम सुख मिल पाता है, यानी उपयोगितावाद। तो ये जो लाइन है इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने न्याय में भी सुधार करने के लिए प्रयास किया था, क्योंकि ये बनना चाहते थे वकील, लेकिन जब वे वकीलात यानी वकालत करने लगे तब उनको रियलाइज हुआ कि खुद कानून व्यवस्था में ही कह सकते असमझ है, कन्फ्यूजन है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कानून में सुधार करने के लिए अपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं इसमें। तो आज हम देखते हैं दंड व्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसा दंड करता है ना उसी अकॉर्डिंग, मतलब जैसा अपराध करता है उसी अकॉर्डिंग उसे दंड दिया जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप कि एक व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा अपराध, गंभीर अपराध किया है, तो तब उस कंडीशन में उसे गंभीर अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात कही गई है कि बेंथम के समय दंड व्यवस्था बड़ी अमानुषिक और कठोर थी। उस समय मतलब वो जो दंड व्यवस्था थी ना, बहुत ही अत्याचारी व्यवस्था की तरह मान लीजिए। चोरी, जालसाजी, छोटे छोटे अपराधों के लिए भी प्राण दिया जाता था। अतः बेंथम ने दंड व्यवस्था की आलोचना करते हुए उसमें सुधार किया, इसका पर बल दिया। और बेंथम का विचार था कि दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए। दंड क्यों दिया जाता है आपको पता होगा, दंड देने का मतलब ये होता है कि दोबारा ऐसे अपराध न हो, ये एक उद्देश्य रहता है इसके पीछे। इसलिए दंड की प्रकृति और मात्रा अपराध की गुणवत्ता के अनुपात में होना चाहिए, और कितना दंड दिया जाने से वो अपराध के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। बेंथम का एक विचार है कि नए अपराधों को पुराने अपराध से कम दंड दिया जाने, मतलब नए अपराधियों को पुराने अपराधियों की अपेक्षा नए अपराधियों को पुराने अपराधियों से कम दंड दिया जाने से, क्योंकि नए अपराधियों के सुधार की आशा अधिक रहती है। तो यहाँ पे ये बात आती है। और खुद बेंथम ने कहा था कि अपराध दिए जाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपराध किस प्रकार का है, यानी दंड व्यवस्था दिए जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो अपराध है ना, अपराध है वो कैसा है, अपराध बहुत बड़ा है या छोटा है। तो हमें अपराध को पहले देखना चाहिए, अपराध कैसा है, छोटा अपराध किया है इसने, बड़ा अपराध किया है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन, पहला ये देखेंगे और दूसरा ये देखेंगे यानी अपराध दंड देने के लिए क्या देखा जाता है कि अपराध कैसा किया उसने, बड़ा या छोटा कैसे किया है, वे परिस्थितियां जिसके द्वारा अपराध किया गया है। और दूसरा, दंड देने से पहले वे परिस्थितियों का भी देखेंगे। यानी यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छी बात कही है कि दंड देते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है, भूखा है, तो वह अपने या अपने परिवार के लिए खाना चुरा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको गंभीर दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक रूप में उसकी स्थिति बहुत खराब थी और इस वजह पे उसने ये अपराध किया है। तो कहने का मतलब दंड देते समय परिस्थितियों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है अपराधी का उद्देश्य। तीसरा, जब भी दंड दिया जाए तो देखा जाना चाहिए कि अपराधी उद्देश्य, किसका उद्देश्य, अपराधी का, यानी अपराधी ने वह अपराध जो किया है वह किस उद्देश्य से किया है। आप समझ रहे हैं ना, मैं यही बात आपको बता रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बात है यही से होती है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो अपराधी है ना, उस अपराधी ने अपराध किया, अब किस उद्देश्य को लेकर किया, उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपराधी ने ज़्यादा लोगों को तो हानि नहीं पहुँचाई है, या उसका अहम क्या है। अहम मतलब ये है कि बड़ा लोगों को लेकर बड़ी कोई दुविधा तो नहीं की उसने, मतलब उसका उद्देश्य है ना, उसको ध्यान में रखा जाने से। इसको थोड़ा आगे देखेंगे वापस। फिर अपराध किस प्रकार के व्यक्ति की हानि पहुंचती है, यानी यहाँ पे चौथी बात आती है कि हानि किस स्तर पर हुई है, ठीक है ना। तो यानी जो बेंथम कहते हैं कि ये ऐसे 4-5 पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखते हुए ही अपराधी को दंड देना चाहिए। समझ गए होंगे आई थिंक ये व्यवस्था।
और फिर उन्होंने कहा कि जेल में जब अपराधी आता है तो उस कंडीशन में भी कुछ सुधार होना चाहिए, यानी जेल में भी जब व्यक्ति रहता है तो उसे कुछ सुधार अपेक्षित है, यानी कुछ सुधार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना जीवन बिता रहा है। बेंथम के समय में जेल का प्रशासन भी नितांत असंतोषजनक था। जेल में कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। बेंथम ने इस बात पर बल दिया है कि ऐसी जेलें होनी चाहिए कि यातागृह के स्थान पर सुधार गृह के रूप में दिया जा सके, यानी अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है तो वहाँ पे यातना न देकर ऐसी जेल होनी चाहिए जहाँ पे उनका सुधारात्मक किया जा सके, यानी वो सुधर सके, ऐसी जेल होनी चाहिए। अवकाश के समय में कैदियों को लिखने पढ़ने और नैतिक धार्मिक शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। उसका विश्वास है कि उसी शिक्षा और व्यवहार के द्वारा अपराधियों के जीवन में सुधार किया जा सकता है। तो यातना न देकर सुधारात्मक रूप में कार्य किया जाना, यानी सुधार किया जाना चाहिए। तो इस तरह के इसी बात पर उन्होंने एक बेंथम के समय हार्वर्ड फास्ट जेल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक आंदोलन के तौर पे इसने की थी, और इस तरह से उसने एक जेल का नाम भी रखा था जहाँ पे उसने अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। उसका नाम है पेन ऑप्टिकन, ध्यान रखेंगे, पेन ऑप्टिकन। ये एक जेल का ही नाम है जो कह सकते हैं बेंथम ने ऐसी जेल का एक प्रस्ताव रखा था। समझ में आ गया? अब ये आपको क्लियर हो गया है तो अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बेंथम ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अब बेंथम क्या कहता है शिक्षा के ऊपर, वो आप ध्यान रखिए। बेंथम ने यहाँ पे शिक्षा को दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटा है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। दो पद्धति या दो सुझाव दिए हैं शिक्षा को लेकर। पहला है निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा। दूसरी हम बात करें, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जब चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे कहा गया उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए। अब ये चीज़ आप क्लियर से समझ लेना। बेंथम ने शिक्षा में सुधार के लिए अपनी दो पद्धतियाँ बताई। पहली, शिक्षा है निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा का एक और रूप है जो उच्च वर्ग के लिए व्यक्तियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यानी यहाँ पे शिक्षा को यहाँ पे उन्होंने सुधार के तौर पे दो पक्ष या दो पद्धति कह सकते हैं बताई है। तो प्रथम योजना में अनाथ बच्चों को या अनाथ बालकों को अच्छी आदतें सिखाई जाए जिसमें उसका चरित्र निर्माण हो सके। फिर उन्हें कला कौशल व्यवसाय का अध्ययन करवाया जाए ताकि निर्धन है तो वो कम पढ़े लिखे भी अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके बाद उनमें बौद्धिक विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्हें अपने व्यवहारिक शिक्षा और व्यवहारिक व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे कम मतलब पैसों के या कम एजुकेशन के अलावा भी वो रोजगार अच्छा पा सके, और उन्हें बौद्धिक विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। कहा गया है कि उस वर्गीय शिक्षा में बौद्धिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर? बौद्धिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और उस समय शिक्षा में ग्रीक, लैटिन आदि विषय को मुख्यतः पढ़ाया जाता था। बेंथम के अतिरिक्त आधुनिक भाषा, विज्ञान आदि उपयोगी विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा पद्धति के संबंध में उनका सामान्य मत है कि सरल विषय पहले पढ़ाया जाए और कठिन बाद में पढ़ाया जाए। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा के ऊपर अपनी सुधारात्मक दृष्टिकोण दिया था। आगे हम देखते हैं और ये एंड विचार होगा इनका बेंथम की व्यक्तिवाद के संदर्भ में क्या बातें हैं या क्या सिद्धांत या कह सकते हैं उनके क्या विचार हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे बेंथम के अनुसार व्यक्तिवादिता क्या है। यानी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, व्यक्तिवादिता या व्यक्तित्व का जब भी कोई बात आती है व्यक्तिवादी, तो इसका मतलब है कि जो वो विद्वान हैं या जो दार्शनिक हैं
वह राज्य या समाज के अलावा या उससे भी ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देता है, व्यक्ति की ज़रूरतों को महत्व देता है। तो वहाँ पे व्यक्ति के लिए ही उद्देश्य निर्मित होते हैं, व्यक्ति के आसपास ही व्यवस्था घूमती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वही हम कहेंगे ये व्यक्तिवादी विचारक है या व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा जोर दे रहा है। तो यही बात यहाँ पे आती है। तो बेंथम ने कहा था कि राज्य का जो निर्माण हुआ है ना, राज्य का निर्माण किस लिए हुआ है? व्यक्ति के लिए हुआ है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। और ये कदापि नहीं है कि ये कदापि नहीं है कि जो राज्य है ना वह खुद ब खुद अपना डिसीजन ले सकता है। मतलब ये बात चलो एक अलग है, यहाँ पे एक चीज़ सिंपल ध्यान रखना कि राज्य का निर्माण ही इस उद्देश्य से हुआ है कि वह व्यक्ति के लिए यथासंभव प्रयास करे और व्यक्ति को पूरी तरह से सुखी जीवन प्रदान करे, ठीक है ना। और ये कदापि नहीं है कि व्यक्ति है वो राज्य के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, राज्य व्यक्ति के लिए है, यानी व्यक्तित्व को महत्व दे रहा है बेंथम। और यही बात आती है व्यक्तिवादिता। इसके अलावा बाकी जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वे राज्य को एक छोटी और अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बेंथम भी यही मानता है और राज्य को अनिवार्य बुराई के रूप में ग्रहण करने के बाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के नियंत्रण की मात्रा जितनी कम होगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा विकास कर सकता है। मतलब माना गया है कि एक तरफ व्यक्ति एक तरफ राज्य, तो राज्य को कम से कम व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य के द्वारा कम से कम प्रतिबंध व्यक्ति पर लगाने चाहिए ताकि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो और व्यक्ति अपना सुखीपूर्ण जीवन यापन कर सके। मतलब राज्य को अनावश्यक बुराई माना है, मतलब राज्य होना चाहिए लेकिन वह ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करे, ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए व्यक्ति के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे एक बात और आती है कि जिस प्रकार अधिक औषधियाँ व्यक्तित्व के लिए हानिकारक होती हैं, उसी प्रकार अधिक रेगुलेशन नियम विधान है वह व्यक्ति के समाज में विकास के अवरुद्ध बन सकते। इसलिए जितने कम नियम वगैरह होंगे राज्य के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पे घुमा फिरा कर ये बात आ रही है कि व्यक्तित्व के विकास को और व्यक्तित्व की ज़रूरतों को, व्यक्तित्व के उद्देश्य कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया है और इसके लिए राज्य को साधन माना है। राज्य सिर्फ साधन है व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी यहाँ पे व्यक्तित्व की बात ज़्यादा आ रही है। तो आप ये समझ गए होंगे यही उपयोगितावाद के ऊपर भी आता है कि ज़्यादा व्यक्ति संतुष्ट होते हैं तो उपयोगिता की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे। वैसे आपको पता है बेंथम का जो शिष्य है उसका क्या नाम था? J.S. मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये भी उपयुक्तवाद के संबंधित है, लेकिन इसने उपयुक्तवाद में कुछ हद तक परिवर्तन किया, क्योंकि उस समय उपयुक्तवाद की जो आलोचना की जा रही थी ना, तो उसमें उसने नैतिकता का कुछ परिवर्तित दौर किया और उसने कहा कि मैं वह पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। यानी कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि मिल ने बेंथम के उपयुक्तवादी के सिद्धांत को एक दर्शन, विश्वास और एक धर्म के रूप में ग्रहण किया और उसके प्रसार के रूप में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। तो इस तरह से जब वहाँ पे उस समय ये उपयुक्तवाद में कमियां या उसकी आलोचना होने लगी, तो उसमें उसने कुछ परिवर्तन करके उपयुक्तवाद को एक नया दृष्टिकोण दिया। और इस तरह से उसने क्या परिवर्तन किया उपयुक्तवाद में J.S. मिल ने, तो वो हम देखते हैं विभिन्न गुणों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार किया। जैसा कि J.S. मिल ने कहा है, उससे पहले इनके गुरु यानी बेंथम ने कहा था कि सुख के अंदर सुख जो होते हैं उनमें मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं। लेकिन यहाँ पे J.S. मिल ने कहा कि मात्रा के साथ विभिन्न गुणों के अंदर गुणात्मक अंतर भी होता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे विभिन्न गुणों के अंदर की बात करें, यहाँ पे सुख है, क्योंकि सुखवाद को ही हम यहाँ पे उपयुक्तवाद कह रहे हैं। तो यहाँ पे बात यही आ रही है कि जितने भी सुख हैं, इस सुख में सिर्फ मात्रा नहीं गुणात्मक अंतर भी होता है। यहाँ पे इसका बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी श्रेष्ठ है जितना कि कविता में। लेकिन यहाँ पे इस बात में परिवर्तन करते हुए कहा कि गुणों में, मतलब सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद नहीं होता, गुणात्मक भी होता है। इस बात को यहाँ पे दोहराते हुए कह रहे हैं कि
एक असंतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव श्रेष्ठ है, एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पे यही बात आ रही है कि गुण और मात्रा दोनों ही सुख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यहाँ पे है, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। जैसा कि आपको पता है, बेंथम ने कहा था कि व्यक्ति अपना सुख चाहता है, अपने लिए काम करना चाहता है। यानी बेंथम की उपयुक्तवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है, मनुष्य स्व केंद्रित है और उनका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। व्यक्ति ये चाहता है बेंथम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे मिल ये कहता है कि व्यक्ति मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख भी होता है। यानी कोई व्यक्ति ये भी चाहते हैं कि मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे ये उनका भी अच्छा होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो अपने सुख के अलावा अन्य व्यक्तियों के सुख के बारे में भी सोचता है। तो इस तरह से उनकी जो ये विचार है वो जे.एस. मिल है, उन्होंने ये विचार जो दिया है वो बेंथम से अलग है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने उपयुक्तवाद में परिवर्तन किया है कि व्यक्ति खुद के सुख के अलावा दूसरों के सुख को भी महत्व देता है। और सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, क्योंकि जे.एस. मिल को आपको पता है उसने सुख के लिए बाहरी स्रोतों को ज़्यादा महत्व दिया था, लेकिन यहाँ पे जे.एस. मिल है वो आंतरिक स्रोतों को भी ज़्यादा महत्व देता है। यानी सुख के लिए आंतरिक स्रोत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यक्तित्व में सुख को और ज़्यादा स्थायित्व मिलता है। मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोत की बात कहकर उपयुक्तवादी सिद्धांत के आधार पर अंत कर दिया था। और उन्होंने कहा कि, और नेक्स्ट जो बात आती है वो ये कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तित्व नैतिकता के सिद्धांत में प्रतिपादन होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का जहाँ पर हित हो वही सुख है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें नैतिकता का बोध होना चाहिए। सभी का कल्याण कहीं हद तक नैतिकता के अंतर्गत भी आता है। और एक लास्ट जो बात आती है, स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। यहाँ पे बेंथम ने स्वतंत्रता को एक साधन के रूप में लिया था, लेकिन जे.एस. मिल इसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता साधन नहीं साध्य है। क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है, अपना सुख प्राप्ति यानी अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, तो वह स्वतंत्रता को साधन न मानकर साध्य माने। क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब उसे स्वतंत्रता भी मिलती है। यानी स्वतंत्रता एक उद्देश्य के रूप में, एक उद्देश्य होगा स्वतंत्रता, तभी व्यक्तित्व का विकास होता है। तो जे.एस. मिल की बातों को यहाँ पे खंडन करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता अगर उद्देश्य के रूप में होगी तो व्यक्तित्व का जीवन है बहुत ज़्यादा सुखी हो सकता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एंड तक। तो ध्यान रखना है कि उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे नोट करने के बजाय सीधा ओरली बता रहा हूँ, वो समझाऊंगा। तो पहला है उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। चलो हम इसको नोट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सभी, उपयोगितावाद के सिद्धांत क्या। पहला सिद्धांत है सुखवाद पर आधारित। उपयोगितावाद किस पर आधारित है? सुखवाद पर। क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग से पढ़ा होगा उपयोगितावाद में बात किसकी आ रही है? सुख की आ रही है। यानी जहाँ पर ज़्यादा हित होगा वहीं पर लोगों को ज़्यादा सुख मिलेगा। और यही सुखवादी जो मात्रा और जो गुणात्मक बात आती है वह उपयुक्तवाद। यानी उपयुक्तवाद किस पर डिपेंड है? सुखवाद पर। सुख की धरातल पर उपयुक्तवाद की रचना हुई है। दूसरा है राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना। राज्य का कार्य
जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जेएस मिल ने व्यक्ति के लिए राज्य का निर्माण होना बताया है, तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि राज्य का कार्य क्या है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की साधना करना, यानी राज्य साधना के तौर पे कार्य करेगा, यानी कार्य यथासंभव वो ये प्रयास करेगा अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का यही काम होगा कि वह क्या करेगा, व्यक्तियों को सुख मिले ऐसा कार्य करेगा, जहाँ पर लोग ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा अच्छे हो, उन सभी का कल्याण हो, ऐसा काम राज्य को किया जाना चाहिए। तो यही बात, यानी राज्य है वो व्यक्तियों के सुख के लिए है, एक साधन के लिए है, और यही बात उपयुक्तवाद के अंदर आती है। पूछा जा सकता है कि राज्य का क्या महत्व है उपयुक्तवाद में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राज्य और समाज में अंतर। ये चीज ध्यान रखिए, जेएस मिल ने राज्य और समाज में अंतर किया है। आदर्श राज्यों के विपरीत उपयुक्तवाद के अनुसार राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कई अधिक व्यापक है। राज्य गौण है और समाज प्रधान है। उपयुक्तवाद भी यही मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य जरूरी है। तो समझ रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आते हैं यहाँ पे, इससे हमें ये पता लगता है कि उपयुक्तवाद आखिर में है क्या, उपयुक्तवाद है क्या। समझ में आ रहा ना। राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है, यहाँ पे कहा गया है। और वापस बात ये आ रही है कि उपयुक्तवाद में राज्य क्या है, एक साधन है। क्या है, एक साधन माना गया है, और वह व्यक्ति के लिए काम करेगा। मान लीजिए व्यक्ति को कहीं जाना है एक जगह पे, तो वो बस का यूज करता है, तो बस वहाँ पे व्यक्ति के उद्देश्य के लिए साधन बना है। तो यहाँ पे भी व्यक्ति के अधिकतम हित और सुख के लिए राज्य एक साधन है। क्या है, साधन है। नेक्स्ट बात आती है, जो उपयुक्तवाद है वो अधिकतम सामाजिक हित का समर्थक है। यानी उपयुक्तवादी विचारधारा किस पर डिपेंड है, सामाजिक हित को लेकर पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित और समाज का कल्याण, यह उद्देश्य मानकर उपयुक्तवाद चलता है और संविधानवाद में विश्वास करता है। अब हम बात करें कि उपयुक्तवाद की सिद्धांत बात कर ली, अब इसकी आलोचना भी तो कुछ बताई होगी ना। आलोचना में जो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ एक हम पॉइंट बात करते हैं। तो उपयुक्तवाद के मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण है। उपयुक्तवाद जो बहुत ही अच्छा विचार है, आज तक इसको महत्व दिया गया है, क्योंकि नियम व्यवस्था भी तब बनती है जब लोगों को अच्छा में हो, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो। ऐसे तो कानून बनते हैं वर्तमान में, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया गया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित संभव है। इसका मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको राज्य के द्वारा जितनी भी सुविधा है वहाँ से कोई फायदा नहीं है, उल्टा शोषण हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्था सुखपूर्ण नहीं कहा जाती है। यानी यहाँ पे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित संभव है, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो इस सुविधाओं से अब आगे हैं, तो ये व्यवस्था सही नहीं मानी जाती है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं। यहाँ पे ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के द्वारा ही राज्य काम करेगा और वही कानून बनाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे हम माप सकते हैं, कैसे स्केलिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था से, इस नियम से सुखी हुए हैं। तो ये यहाँ पे मापन कोई सरलीकृत नहीं किया गया है। और नेक्स्ट बात आती है कि उपयुक्तवाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। उपयुक्तवाद क्या कहता है, अधिकतम व्यक्तियों का यानी भीड़। अब भीड़ में वो कहता है कि भीड़ अगर ज़्यादा खुश है तो बस सब बढ़िया है, तो ये भीड़ तंत्र को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो यहाँ पे अल्प तंत्र या अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका शोषण होगा और यह कदापि स्वीकार नहीं किया जाता है। तो हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में देखा बेंथम के अन्य महत्वपूर्ण विचार, ठीक है ना, और ये भी जाना कि उपयुक्तवाद जो है इसके सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचना क्या हो सकती है। अब हम नेक्स्ट मिल आपके सामने प्रेजेंट होंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।